हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मेड इजी स्टडी। माई सेल्फ सुनीता एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। क्लास 10th की एमसीक्यूज सीरीज हमने स्टार्ट की थी। उसमें चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें आपने सोल्व भी किए होंगे और आपको अपने बारे में पता भी चल गया होगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो जितनी भी वीडियोस होती है उनके जो एमसीक्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करें और अपने आप को चेक करें कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, उसमें स्कोर करना काफ़ी ईजी होता है। रीज़न क्योंकि उसमें आपको ना कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती है, ना उसको सॉल्व करना होता है, ओनली आपको टिक करने होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आइए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लेट्स स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which power is concentrated in one level of the government। ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर एक जगह कंसंट्रेट होती है, मींस सेंट्रलाइज्ड होती है। वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? ऑप्शन नंबर ए फेडरलिज्म, ऑप्शन नंबर बी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन। राइट आंसर हो जाएगा इसका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारी पावर एक जगह कंसंट्रेट होती है, पावर का डिवीजन नहीं रहता है। जबकि फेडरलिज्म में पावर का डिवीजन होता है। जिस तरह इंडिया में फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पावर को यहाँ पर डिवाइड किया गया है, सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में एंड लोकल लेवल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Question number 2, dash is the form of government in which power is divided into different levels of the government। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फेडरलिज्म, ऑप्शन नंबर बी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फेडरलिज्म। जिस कंट्री में फेडरलिज्म सिस्टम होता है वहाँ पर पावर का डिवीज़न होता है इन डिफरेंट लेवल, जिसके रीज़न से पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होके पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जिससे पावर डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू। हमने चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग में बेल्जियम के रिगार्डिंग पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से पावर को डिवाइड करके जो भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए डबल यूनिटरी, ऑप्शन नंबर बी फेडरल, ऑप्शन नंबर सी आर्मी एंड ऑप्शन नंबर डी डिक्टेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फेडरल गवर्नमेंट। कि जो बेल्जियम कंट्री था उसमें जिस तरह से यूनिटरी गवर्नमेंट थी, जब क्लैशेस होते थे तो यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट में उसको शिफ्ट कर दिया गया, जिससे सारे क्लासेस की एंडिंग हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जो इस चैप्टर में कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के रिगार्डिंग टॉपिक है। तो जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें जो मेन पावर होती है वो अपनी स्मॉल यूनिट को भी अपने साथ लेकर चलती है। मीन्स जो लार्ज यूनिट होती है वो स्मॉल यूनिट को भी अपने साथ लेकर चलती है। मीन्स जो लार्ज और स्मॉल यूनिट होती है उनको इक्वल पावर मिलती है, जिससे वो हर काम एक साथ करते हैं। कमिंग मीन्स एक साथ चलते हैं, कमिंग टुगेदर। और जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें लार्ज पावर स्मॉल पावर के ऊपर अपनी कॉन्क्यूरिंग रखती है और पावर का वहाँ पर डिवीज़न होता है कि जो लार्ज यूनिट के पास पावर ज़्यादा होगी, स्मॉल यूनिट के पास पावर कम होगी। तो वहाँ पर पावर का डिवीज़न अकॉर्डिंग टू यूनिट होगा, जबकि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर का डिवीज़न यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन से कंट्री में है?
ऑप्शन ए इंडिया, इंडिया रॉन्ग आंसर होगा। रीज़न, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लार्ज यूनिट है सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास ज़्यादा पावर है। देन आफ्टर स्टेट यूनिट है, देन लोकल। तो इनमें पावर का डिवीज़न अकॉर्डिंग टू यूनिट है। राइट आंसर इंडिया नहीं हो सकता, बी नेपाल भी नहीं हो सकता, सी बांग्लादेश भी नहीं हो सकता, यूएसए, डी ऑप्शन नंबर डी यूएसए इज़ द राइट आंसर। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट है उनको इक्वल पावर मिली हुई है, जिसके रीज़न से कमिंग टुगेदर फेडरेशन वहाँ पर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। इन डैश टुगेदर फेडरेशन कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट ग्रांटेड स्पेशल पावर। ऐसा कौन सा फेडरेशन है जो फेडरलिज्म की 2 फॉर्म्स बताई मैंने, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो उसमें पावर अनइक्वल होती है, लार्ज यूनिट के पास ज़्यादा होती है, स्मॉल यूनिट के पास कम होती है। तो कौन सा फेडरेशन होगा? ऑप्शन नंबर ए फेडरल, ऑप्शन नंबर बी होल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी कमिंग एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो होल्डिंग वो होती है जिसमें पावर लार्ज के पास ज़्यादा होती है, स्मॉल के पास कम होती है। तो आंसर इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डिफेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ डैश लिस्ट। जो डिफेंस है वो कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है? तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि कितनी लिस्ट है हमारे इंडिया में। टोटल 3 लिस्ट है। फर्स्ट इज यूनियन, सेकंड स्टेट एंड थर्ड लोकल। जो यूनियन लिस्ट है उसमें टोटल सब्जेक्ट्स हैं 100। अर्लियर टाइम में वो 97 थे, बट अब वो 100 हो चुके हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड है लाइक रिलेटेड टू डिफेंस, रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग, करेंसी, तो इन सब से रिलेटेड वर्क कौन करती है? यूनियन लिस्ट करती है। जो स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट में टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं, जो अर्लियर टाइम में 66 थे, लाइक पुलिस, जेल, एग्रीकल्चर, तो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट आएंगे स्टेट लिस्ट में। थर्ड आता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें वर्क करने का राइट यूनियन गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। तो उस कंकरेंट लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट्स हैं 52 सब्जेक्ट्स हैं, बट अर्लियर टाइम में ये 47 थे। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड है लाइक एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, मैरिज, डाइवर्स, लाइट एंड फॉरेस्ट, तो इस तरह के सब्जेक्ट इंक्लूड इन कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन है हमारा, डिफेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? तो आंसर हो जाएगा कौन सी लिस्ट में आएगा ये? यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ डैश लिस्ट, कि जो एजुकेशन है वो किस लिस्ट में इंक्लूड है? तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर ए स्टेट रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोकल रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूनियन एंड ऑप्शन नंबर डी, तो डी इज द राइट आंसर कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आईटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ डैश, कि जो आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये किस सब्जेक्ट में इंक्लूड होगा? अभी मैंने ऊपर जो सब्जेक्ट्स बताए उसमें आईटी वर्ड तो कहीं नहीं आया। रीज़न, क्योंकि ये आईटी वर्ड है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस आया है, जिसके रीज़न से तीनों लिस्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। एक नई लिस्ट, कौन सी? रेजिडुअरी लिस्ट, उसमें इसको इंक्लूड किया गया और उसके ऊपर वर्क करने का राइट ओनली यूनियन गवर्नमेंट को है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को। राइट आंसर इज रेजिडुअरी लिस्ट। बी ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट में इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन नंबर डी पुलिस। तो अभी मैंने इनके बारे में डिस्कस किया, तो आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर बिकॉज नेशनल डिफेंस इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन नंबर ए द विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, बी द विलेज, स्टेट एंड यूनियन लेवल, ऑप्शन नंबर सी द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन नंबर डी विलेज एंड स्टेट लेवल। राइट आंसर इज सी द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल।
इसको 1993 में 11th शेड्यूल में जोड़ा गया था, जिसमें से 3rd लोकल लेवल को इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? ये किसने डिक्लेयर किया कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम फाइटर्स, ऑप्शन नंबर सी द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया था वो किया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव देयर ऑन जुरिस्डिक्शन। ये राइट है। रीजन कि जो डिफरेंट टायर्स हैं उनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, अपना जो कार्य क्षेत्र होता है वो डिफरेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। बोथ लेवल्स मीन्स एक जो सेंट्रल लेवल होता है, दूसरा स्टेट लेवल, तो दोनों की कंसेंट कंपलसरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो उसमें पार्लियामेंट और जो स्टेट की असेंबलीज होती है, विधानसभा होती है, उनका इंक्लूड होना कंपलसरी है। ये भी राइट है। थर्ड इज कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स, कि जो कोर्ट है, जो जुडिशियरी है, उसके पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। तो ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर डी सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर ओनली सेंट्रल लेवल आर स्पेसिफाइड। डी ऑप्शन इज रॉन्ग। रिवेन्यू जो होते हैं, टैक्स जो होते हैं, जो उनका मेन इनकम का सोर्स होता है हर लेवल का, तो वो रिवेन्यू अपने अपने लेवल के लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होगा और लोकल गवर्नमेंट का अलग होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव फेडरल गवर्नमेंट? ये जो ग्रुप दे रखे हैं कंट्रीज के, इसमें से कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें फेडरल गवर्नमेंट है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया। ऑप्शन नंबर बी जापान, फ्रांस, इंग्लैंड एंड इटली। ऑप्शन नंबर सी यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रिया। एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रांस, यूएसए, कनाडा एंड इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया, इन सभी कंट्रीज में फेडरल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो इंडिया में लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है शेड्यूल नंबर 8 में, तो उसमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पाली एंड टुलू, ऑप्शन नंबर बी बोडो एंड मैथाली, ऑप्शन नंबर सी नेपाली एंड ऑप्शन नंबर डी सिंधी एंड उर्दू। राइट आंसर इज पाली एंड टुलू। ये इंक्लूड नहीं है इंडिया के 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगर इसका आंसर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाता तो मैक्सिमम आंसर देते हैं हिंदी, बट हिंदी इज रॉन्ग आंसर। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इज? जो लोकल लेवल जिसमें रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए जो गवर्नमेंट बनाई गई है, उसमें कितना % या कितनी सीट्स रिजर्व की गई है वुमेन के लिए? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी हाफ एंड ऑप्शन डी 1/5। राइट आंसर इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, the creation of dash was the first and a major test for democratic politics in our country. Option number A states according to religion, option number B states according to culture, option number C linguistic states and option number D states according to topography. तो इंडिया में स्टेट की क्रिएशन की गई है वो 1952 से स्टार्ट हो गई थी, जो आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था। तो किस बेस के ऊपर सेपरेट स्टेट बनाना स्टार्ट किया था? अकॉर्डिंग टू रिलीजन रॉन्ग आंसर है, अकॉर्डिंग टू कल्चर भी रॉन्ग आंसर है, अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई आधार के ऊपर, लैंग्वेज के बेस के ऊपर स्टेट की क्रिएशन की गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द हेड ऑफ जिला परिषद। जो जिला परिषद होती है उसका हेड कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए सरपंच, ऑप्शन नंबर बी कमिश्नर मंडल, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद चेयरपर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी मेयर। राइट आंसर इज सी जिला परिषद चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है। जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन में देखा, जिला परिषद का हेड होता है जिला परिषद चेयरपर्सन, और जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड पूछा गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग डज फेडरलिज्म रिप्रेजेंट। कौन सी पावर की शेयरिंग। फर्स्ट में पावर शेयरिंग पढ़ा, पावर शेयरिंग में आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो डिवीजन पढ़े थे, तो उसमें कौन सी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है कि जिससे पावर की शेयरिंग होती है डिफरेंट लेवल्स में। ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर ग्रुप एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है उसमें लेवल्स नहीं होते, उसमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी होती है। प्रेशर ग्रुप कोई भी प्रेशर ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल डिवीजन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, आज हमने किया सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने यहाँ डिस्कस किए, और जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स थे वो भी बताए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।